तो आज का टॉपिक है हमारा डिविडेंड रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो डिविडेंड में सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, डिविडेंड हमेशा सबसे पहले किसे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दो तरीके के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर में भी दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनका एरियर डिविडेंड हम नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड के लिए आप लोगों की एक कॉमन बात, जैसे हम कहते हैं ना, रात गई बात गई, मतलब पुरानी बात भूल जाओ। तो अगर सपोज करो किसी साल डिविडेंड नहीं दे पाए, कम पड़ गया, तो वो लैप्स हो गया, अगले साल कोई एरियर डिविडेंड कैरी नहीं होगा। नो एरियर फॉर डिविडेंड will carry for next year। एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रुपए 10 लाख की। अच्छा, डिविडेंड हमेशा किससे देते हैं हम, प्रॉफिट से, करंट ईयर प्रॉफिट से। अब 2 साल दे रखे हैं मुझे, 2025 में प्रॉफिट बताया इन्होंने, ऊपर वाले पॉइंट्स का बेटा दोनों को लिंक करूंगा ना अभी लिखकर। प्रॉफिट बताया मुझे 70,000 और 2026 का प्रॉफिट है 2 लाख। अब अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है या नॉन क्यूमुलेटिव, क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले बताओ, डिविडेंड ड्यू कितना होता है प्रेफरेंस शेयर पे, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है और अमाउंट कितना है, 10 लाख। तो डिविडेंड कितना बैठता है, 1 लाख ड्यू बनता है। जबकि प्रॉफिट अवेलेबल कितना है हमारे पास, प्रॉफिट अवेलेबल है 70,000। तो मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकता हूं, मैक्सिमम डिविडेंड कैन पेड कितना, 70। तो एरियर डिविडेंड कितना बचा, एरियर डिविडेंड बचा 30,000। ठीक है। अब देखो अगले साल अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ये कौन से हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, तो कितना डिविडेंड देना होगा मुझे, 30,000 रुपए पुराना एरियर प्लस 1 लाख रुपए करंट ईयर। कितना डिविडेंड देना है, और प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 2 लाख। तो कितना डिविडेंड दे दूंगा, पूरे 31। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, हाँ, तो कोई भी पुरानी एरियर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, केवल कौन सा डिविडेंड दिया जाएगा, करंट ईयर का 1 लाख। ये डिफरेंस है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे पता लगे कि प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा दिमाग में। तो बताओ हम कैसे पहचानेंगे कि क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव है? नहीं, क्वेश्चन दे दिया बस कि 2 साल का डिविडेंड बताओ, तो दूसरे साल में डिपेंड करता है ना क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव है, तो कैसे पहचानोगे भैया? अगर क्वेश्चन में साफ लिखा है तो बात खत्म, नहीं लिखा तो हमारे देश में हम प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मानते हैं। ठीक है, क्या मानना है अपनी मर्जी से, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अपनी मर्जी से मानना है। लिखा है या नहीं लिखा इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर लिखा है सॉरी तो जो है वो है, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानना है, क्यूमुलेटिव मानना है।
सही है। अब पहले डिविडेंड किसे देंगे? इक्विटी शेयर को। अब फिर दूसरे नंबर पे सेकेंडली फ्रॉम रिमेनिंग प्रॉफिट, हम डिविडेंड किसे देंगे? डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा प्रॉफिट ही ना बचे तो? अच्छा क्या डिविडेंड इक्विटी शेयर का अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है? नहीं, इक्विटी शेयर पे जब फिक्स डिविडेंड ही नहीं है तो कैरी किस बात का? ठीक है। अब अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा, ज्यादा आजकल में आ जाएगी बेटा वो एचडीएमआई केबल। बेटा वो साल में ऑनलाइन मंगाई है, बाहर बहुत महंगी दे रहे थे 1500, ऑनलाइन 450 की। ये लो, यहीं से शुरुआत की आज मैंने। आगे बढ़े क्या? अब इसमें एक बात आपको नोट करनी है, क्या? सुनो, नोट, डिविडेंड is always payable on paid up capital। और जिसमें कि कल मैंने आपको बताया था पेड अप कैपिटल में क्या क्या आता है? कॉल अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर प्लस कॉल्स इन एडवांस। और इस कॉल्स इन एडवांस को लिख करके काट दिया था। केवल क्या क्या आता है? कॉल अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। डिविडेंड हमेशा किस पे देना होता है? पेड अप कैपिटल। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, मतलब लिख रहा हूं, सॉल्यूशन मुझे करके दिखाना साथ के साथ। क्वेश्चन, हमें इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रॉफिट ईयर 2025, प्रॉफिट दे रखा है हमें 80,000।
ईयर 2026 प्रॉफिट दे रखा है हमें 2 लाख। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड which can be paid in year to equity shareholder and preference shareholder in year 2025 and 2026। करो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। करिए। अरे यार ज्यादा ही परेशान हो गया। हो गया सॉल्यूशन। बताओ 25 में कितना डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को कितना, 0, और 2026 में बस ठीक है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो इन ईयर 2025 प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 80,000, जबकि इसमें से डिविडेंड पेबल टू प्रेफरेंस शेयर कितना है बताओ। क्या मैं 80,000 में से 1 लाख का डिविडेंड दे सकता हूं? तो मैक्सिमम डिविडेंड कैन बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना बचा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, कहीं कहां 80 में से 80 डिविडेंड दिए थे तो कितना प्रॉफिट बचा, 0। इन 2026 प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। डिविडेंड पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है, 1 लाख नया प्लस 20,000 पुराना एरियर। तो डिविडेंड पे कितना कर दूंगा मैं, अब रिमेनिंग प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना बचा। आपको एग्जाम में लिखकर देखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में भी कर सकते हैं क्योंकि आपको तो एमसीक्यू टिक करना है। पर मैं क्यों करा रहा हूं लिख के, रिवाइज करो तो पता रहे। तो मैक्सिमम डिविडेंड कैन बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्लियर है। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें, श्योर। ये थे डिविडेंड रिलेटेड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। एडवांस एडजस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। अगला टॉपिक है हमारा एडवांस एडजस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। ये टॉपिक जो भी आप चाहे सोच लें। क्या हुआ बताओ,
ये ऊपर वाला भाई, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से देते हैं। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड बनता कितना है? 10,000। कितना बनता है अमाउंट में बताओ ना। तो 80,000 में से 1 लाख का डिविडेंड दे सकते हैं क्या? तो मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? 80 में से 80 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, तो इक्विटी के लिए क्या बचा? प्रॉफिट 0। पहला साल क्लियर है। अब अगले साल प्रॉफिट कितना है? 1,20 या 2 लाख? 2 लाख। अच्छा, अब इसमें से पहले किसे देना होता है डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पिछले साल का कितना बच रहा है? 20 क्लियर है। और इस साल का 1 लाख, तो टोटल कितना बना? 1,20,000। 2 लाख में से 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर को मैं डिविडेंड दे दूंगा, तो अभी भी कुछ प्रॉफिट बच जाएगा, तो वो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दे दूंगा। पहले प्रेफरेंस लिखवाया भी है, देखो बेटा मैंने, बच्चे क्या लिखा है? ऑर्डर फर्स्टली डिविडेंड किसे देना है, और अगर बचेगा तो सेकेंडली फ्रॉम रिमेनिंग प्रॉफिट किसे देना है। क्लियर? नॉन क्युमुलेटिव में बस क्या फर्क होता है? एरियर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। एरियर उस साल ही भूल जाओ, अगले साल केवल अगले साल का मतलब है। एडवांस एडजस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ भाई, एडवांस मिलता है हमें, मिल सकता है एप्लीकेशन पे एडवांस मिल जाता है अलॉटमेंट के लिए या फर्स्ट या सेकंड कॉल के लिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई कितना एडवांस कहां एडजस्ट होगा, तो ध्यान है मैंने कैसे सिखाया था? एक टेबल बनवाई थी, उम्मीद कम है पर कवर कर लेते हैं, बुरे वक्त का पता नहीं। हाँ भैया, प्रॉफिट ही 80,000 का है, तो 80,000 के तो डिविडेंड दे पाऊंगा प्रेफरेंस शेयर को। अच्छा, नीचे क्यों बोला है मैंने? जरूरी है जितना प्रॉफिट बचा है मैं सब मालिकों को दे दूं? क्या बिजनेस में रीइन्वेस्ट नहीं होता? क्या बिजनेस में रिटेन अर्निंग नहीं हो सकती है? इसीलिए मैंने ये बोला है, हाँ, इसीलिए मैंने ये बोला है कि मैक्सिमम डिविडेंड कैन बी पेड इतना है। मैंने ये नहीं बोला इतना देना ही देना है, पर प्रेफरेंस शेयर को क्या देना होता है? फिक्स डिविडेंड। तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा है पेड। क्या लिखा है मैंने वहां? पेड। सही है, लिख लो। एक काम करते हैं, प्रोड्यूसर ये भी और ये ढंग से पता करवाने में जरूर यार सुनो, बढ़े आगे। वैसे तो उनको हम दो, हाँ बेटा, इक्विटी शेयर के लिए कभी ये नहीं कहेगा फाइनल बताओ। फाइनल बताने के लिए कहेगा तो खुद बोलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को 5% डिविडेंड देना है। किसका 5%? पेड अप कैपिटल का। किसका? पेड अप कैपिटल। वो तो फिर डायरेक्ट ही हो गया, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना हमें, है ना। आज मैं नोट्स बेसिकली जहां तक है पूरे कवर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके 50-60 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन देखो, इसमें एक टेबल बनवाता था मैं, जरूरत शायद ना ही पड़े, पर छोड़ के कुछ नहीं जा रहे बेटा। एक तरफ मैं लिखता था अप्लाइड शेयर, और एक तरफ लिखता था अलॉटेड शेयर। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर। एक तरफ लिखता था मैं एडवांस या रिफंड। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो किसी पर्सन ने 10,000 शेयर मांगे, सॉरी यहां नहीं लिख ले, यहां लिख ले, 10,000 शेयर मांगे, हम उसे अलॉट कर रहे हैं 0 शेयर। तो जितने शेयर से पैसा आया है, किसके रेट से पैसा आता है वो? तो एप्लीकेशन के रेट से पैसा आया होता है, उसे क्या कर देंगे? रिफंड। किसी ने हमसे मांगे हैं 20,000 शेयर, हम उसे 20 के 20,000 शेयर अलॉट करते हैं, तो ना एडवांस ना रिफंड। किसी ने हमसे मांगे 50,000 शेयर, हम उसे 20,000 शेयर देते हैं, तो कितने शेयर कम दे रहा हूं? इनटू किसका रेट? एप्लीकेशन रेट। क्या बनेगा ये हमारा? ये हमारा बनेगा एडवांस। अब ये एडवांस कहां एडजस्ट होगा? क्यों फर्स्ट कॉल पे नहीं पहुंच सकता? और बच जाए तो? उस बच जाए तो क्यों भाई? अगर सेकंड कॉल के बाद कुछ कॉल ही नहीं बची तो पैसा मार के कोई ना बैठ जाएगी कंपनी।
आज के समय में तुझे पता है ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सारी पढ़ाई बेकार है। सारी कंपनी एडवांस में एक ही बारे में सारा पैसा ले लेती हैं और जनरली होता क्या है, आदमी मांगता ज्यादा, शेयर है मिलते कम है, तो पैसा रिफंड ही होता है। सही है। तो देखो इसमें फिर उसके बाद में क्या बनवाता था, टेबल बनवाता था, एडवांस एडजस्टमेंट टेबल। वैसे जरूरत ना ही पड़े पर फिर भी भैया पढ़ के तो चल देते हैं ना। जितनी कैटेगरी हो उतने कॉलम बना लो। जैसे 2 कैटेगरी का एडवांस है तो 2 कॉलम बना लो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जिसका भी एडवांस हो, क्या लिखा, एडवांस लिखा। ये एडवांस पहले कहां एडजस्ट होता है, अगर सेकंड नंबर पे अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल हो तो फर्स्ट कॉल ड्यू। कैसे, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट। क्या निकल कर आता है, रिमेनिंग एडवांस। अब इनमें से जो लोअर वैल्यू है, कम वाली वैल्यू है, जो भी कम वाली वैल्यू है भैया वो जाके एडजस्ट हो जाएगी अलॉटमेंट पे। तो यहां जो भी लोअर वाली वैल्यू है उसका टोटल करो, टोटल एडवांस टू बी एडजस्ट एट अलॉटमेंट। अब फॉर एग्जांपल देखो यहां पर है 80,000 और यह है 1 लाख। अब मेरे पास एडवांस ही 80,000 रुपए है, तो क्या उसमें से पूरे 1 लाख एडजस्ट हो सकते हैं ना मित्र? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो भाई कम वाला एडजस्ट हो गया। सपोज करो यहां पर है 80,000 और यहां है 30,000, तो भाई जब एडवांस मेरे पे 80 है और चाहिए केवल कितने पैसे, 30, तो पूरे 80 एडजस्ट कर दूं? 30 ही तो करूंगा, तो कौन सा वाला वैल्यू एडजस्ट होगी, कम वाली वैल्यू। रिमेनिंग एडवांस अगर माइनस में आ जाए तो वर्किंग रोक दो, प्लस में आ जाए तो वर्किंग क्या करो, कंटिन्यू रखो। क्या अभी बताता हूं बेटा। जैसे एडवांस है मेरे पास 80,000 और अलॉटमेंट बनती है 1 लाख, तो एडवांस मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता है तू, जितना है 80। लोअर वाले ही तो बता रहा हूं, 80 और 1 लाख में से कम वाली वैल्यू क्या है, तो 80,000 का एडवांस है तो मैक्सिमम 80 तो एडजस्ट कर पाएगा, 1 लाख कैसे, तो लोअर वाला एडजस्ट हुआ। वहां जाओ, एडवांस है मेरे पे 80 पर ड्यू केवल 30 हुआ है, तो मैक्सिमम कितना रोकूंगा मैं, 30 ही तो एडजस्ट कर सकता हूं, बाकी 50 का एडवांस आगे यूज करूंगा, तो इसलिए लोअर वैल्यू। अब बचे हुए एडवांस को हम कहां एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू। कैसे निकालोगे, अलॉटेड शेयर इनटू फर्स्ट कॉल रेट। सेम इनमें से जो लोअर वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट। अगर एडवांस अब भी बच जाए तो रिमेनिंग एडवांस कहां चला जाएगा, सेकंड कॉल पे। मतलब जब तक कॉल है वहां तक एडवांस जाएगा, और अगर यही आखिरी कॉल थी तो क्या हो जाएगा, यहीं पे बचा हुआ रिफंड। सही है ना, कोई डाउट? ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी, पर इसके चांस मुझे कम लगते हैं। अब जिसके चांस मुझे लगते हैं अगला टॉपिक उस पे आता हूं। जी लेट से ये है 50 बचा हुआ, चाहिए फिर 30 तो 20 वापस कर दे, चाहिए 60 तो मैक्सिमम 50 यहीं पे यूज कर सकता है, उससे ज्यादा यूज कर ही नहीं सकता। क्या और 30,000 एडवांस, मैंने एग्जांपल दे रहा था मैं बेटा, कैटेगरी 2 ना, हाँ कैटेगरी 2 में 80 और 30। हाँ मतलब जो बेटा ये ऊपर कैटेगरी नहीं बनी हुई, मतलब इस बेसिस पर है, जिसका एडवांस हो उसके लिए वर्किंग बना दो, नहीं है तो मत बनाओ।
अब जो अगला मैं टॉपिक करा रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो। और देखो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो पढ़ाए नहीं जा सकते, वो डिपेंड करते हैं एग्जाम की लैंग्वेज बेस्ड आंसर। जैसे अब किसी पर्सन के अप्लाइड शेयर ही मांग ले हमसे वो, तो उसको मैं प्रीपे पे कोई नहीं कर सकता, वो तो लैंग्वेज से पता लगेगा कितने शेयर फॉरफिट हुए, कितने परसेंट हुए, है ना बेटा। तीसरी कैटेगरी जो काम की है, मतलब नेक्स्ट कैटेगरी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर कॉल्स। कई बार क्वेश्चन हमसे सीधा पूछेगा, फाइंड आउट अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, या अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल, या एडवांस अमाउंट रिसीव ऑन सेकंड कॉल। वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकता है। इसे पूछने का तरीका और भी एक है, बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट रिसीव, बात तो वही है। बैंक अकाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल रिसीव। ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार बनता है। अगर कल बैच होगा तो मैं तेरे को बता ही दूंगा। अभी ग्रुप बना रहा हूं बेटा मैं जाने से पहले। ग्रुप तो बनाना ही है, लेकिन देखो ये नोट करो, चले आगे बेटा। तो देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आता है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, या क्वेश्चन पूछता है बैंक अकाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अलॉटमेंट ड्यू। कैसे, allotted share into allotment rate, इसमें से लेस करते हैं allotment already received in advance at application। फिर इसमें ऐड करते हैं अमाउंट फॉर फर्स्ट कॉल रिसीव इन एडवांस।
इसमें ऐड करते हैं अमाउंट फॉर फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कह रहा हूं बेटा, सेकंड कॉल रिसीव इन एडवांस, और लेस करते हैं कॉल्स इन एरियर एट अलॉटमेंट। अब ये कॉल्स इन एरियर एट अलॉटमेंट कैसे निकलेगी? इसके लिए आप प्रोराटा की वर्किंग बनाते थे। भाई मैं तो खैर छोटा सा एक वर्किंग लिखवाता था। क्या करता था नमित इसमें अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर के लिए कोई वर्किंग बनाते थे? बनाते थे? कुछ नहीं करना है, छोटा सा नोट है वो कर लो, वो वर्किंग और ये नोट इक्वल है। सुनो क्या है वो, allotted share of defaulter into allotment rate माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। बस यूज करके मैं दिखाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल या अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल का बना देता हूं, सेकंड कॉल का सेम रहे। अब ये सब मैं यूज करके भी दिखाऊंगा बेटा आपको, ये सब चीजें मैं यूज कर भी दिखाऊंगा आपको। ऐसे ही टॉपिक बन सकता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल या बैंक अकाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन पूछ सकता है ये हमसे बेटा। कैसे लिखोगे? फर्स्ट कॉल ड्यू, allotted share into first call rate minus first call already received in advance, अगर पहले से एडवांस में आ चुकी है, माइनस कॉल्स इन एरियर एट फर्स्ट कॉल, सेम एरियर की वही वर्किंग है ऊपर वाली, अगर फर्स्ट कॉल तक एडवांस गया होगा तो क्वेश्चन में, नहीं तो सीधा सीधा क्या लिख दोगे, allotted share of defaulter into first call rate minus advance of defaulter at first call। पर 99% श्योर हूं इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे होते ही नहीं थे जहां पे एडवांस फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा हो, है ना बेटा। ऐड कर दो अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल रिसीव इन एडवांस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। ऐसे क्या निकल कर आ जाएगा, जो क्वेश्चन हमसे चाहता है वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से किसकी वर्किंग बन जाएगी, सेकंड कॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखो इसे, फिर अगला टॉपिक लिखवाता हूं। सारी वर्किंग चेंज है 12 से, है ना, क्योंकि अब पढ़ने का तरीका भी चेंज है ना। बस एक लास्ट टॉपिक हो जाएगा, वो करा
आप 1:30 बजे तक तो है, फिर उसके बाद अभी हमको कल से दूसरा को आगे नहीं करना। और से लिए बोलिए। अरे मुझे क्या बुला लो ऐसा है कुछ शुरू हो रहा है ना, हो गया। तेरा कौन सा नंबर क्लिक करना है तुम्हें? मेरा तो मेरी डिक्शनरी है ना, मैं सक्षम सी और टॉपरा जा रहा जिसमें समुद्र के किनारे खड़ा है। हाँ समुद्र में थोड़ी पहाड़ों में हमारा पीछे से वो ऊर्जा सी आ रही है। डेडलाइन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? वो पीछे वो आ रहा होता है, क्या कहते हैं? ये किसी पढ़ने का मुझे नहीं है नाम। गाइडलाइन। भैया आपके डैश पे भी है जो 6 नंबर ऐड करवाना है ना, उसको व्हाट्सएप मैसेज करना। है भैया, क्या आपके डैश पे भी है। ये क्या होता है? अरे जो कैमरे में लैपटॉप पे लगता है उससे वो दिख रही है हमारी। हाँ देखो ये लैपटॉप अभी ऐड करता हूँ। हाँ तो ये वाला नंबर का ऐड करता हूँ जो तेरा। हमें कब नहीं मैसेज भेजा था बेटा मुझे? भेजो दुकान। चलो करें शुरू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। ठीक है, क्या है टॉपिक? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। क्या था ये 12th में हमारा? हाँ जी, नहीं। अब देखो बेटा, यहां पर दो रूल गवर्न है। एक
टेबल ए और एक टेबल एफ, ठीक है। मैं तो दोनों बातें लिख दी हैं बेटा। एक क्या, हाँ परसेंटेज तो है ही। तो अकॉर्डिंग टू टेबल ए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर का रेट क्या है, थोड़ा बहुत ध्यान है, कहीं पढ़ा था क्या, बताओ। टेबल ए आप लोगों ने पढ़ाई नहीं, ये कंपनी एक्ट 1956 था, और टेबल ए है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हुआ करता था 6%, जो कि नया रेट है इसका 12। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की बात करूं अगर मैं, पुराना रेट होता था इसका 5% और नया रेट क्या है 10%। अब इसमें आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, क्या बेटा, जैसे ये टाइमलाइन है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन, ठीक। इसमें अब आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन से लेकर अलॉटमेंट तक के बीच के पीरियड के लिए कभी भी कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। तो अगर एप्लीकेशन पे एडवांस में अलॉटमेंट का पैसा आता है तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट देना है, नहीं देना। अच्छा, अगर एप्लीकेशन पे एडवांस में फर्स्ट कॉल का पैसा आया हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन पे एडवांस में किसका पैसा आया हुआ है, तो इंटरेस्ट कितने पीरियड का देना है, एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल तक का या अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल तक का। एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के पीरियड के बीच का नो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट केवल किसका, अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल की डेट तक का, ठीक है, अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल की डेट तक का। अब लेट्स से एप्लीकेशन की डेट है 1 जनवरी, अलॉटमेंट की डेट है 1 मार्च, तो इंटरेस्ट 1 मार्च से कैलकुलेट होना शुरू होगा, टिल 1 मार्च तक कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। भाई ऐसे समझो, एप्लीकेशन है 1 जनवरी, 1 मार्च, 30 सितंबर, 1 नवंबर, ये डेट है। अब एप्लीकेशन पे मेरे पास अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में आ रहा है, तो टिल फ्रॉम एप्लीकेशन टिल अलॉटमेंट डेट, इस बीच के पीरियड पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो इंटरेस्ट दूंगा ही नहीं उस एडवांस पे, सही है। एप्लीकेशन के टाइम ही मेरे पास अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस आ रहा है, तो एडवांस मिल कब रहा है मेरे पास, 1 जनवरी, ड्यू डेट कब है 30 सितंबर, मगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा कहां से कहां तक का, 1 मार्च से 30 सितंबर। और एंट्री की अगर मैं बात करूं तो कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट हमें देना है, तो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, मैं कौन हूं यहां पे, मैं हूं कंपनी, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। देखो मैं अपनी तरफ से बेटा ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करा देता हूं, अब आती है नहीं आती है तो भैया ठीक है, जो है बोर्ड में ये वाला पॉइंट नहीं था। 12th में मैंने आप लोगों को शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखवाई थी, है वो लिखी हुई, नेक्स्ट क्लास में वो लेकर आएंगे, उसमें से भी मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा यहाँ,
ग्रुप पे होगी, नहीं तो ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा। सही है, आज यहां पे रोकते हैं इसे और अब ई को शुरू करते हैं आज थोड़ी सी। चलिए कब आएगी? मंडे तक इसकी भैया बुक की तो जरूरत नहीं है। बुक तुम्हें